हेलो दोस्तों, मैं एपी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। दोस्तों सीजीएल 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और ये पेपर 20 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको ये नोट डाउन करना है तो उसे ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें और टाइम टू टाइम आप उसे रिविज़न करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें यहाँ पर फाइंड करना है फिलर। बात की गई है यहाँ पर, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। यानी रिसर्चर्स ने ये बताया है, उनको ये पता चला है या बताया है, क्या बताया है कि दैट लगभग तकरीबन 16 फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स, लगभग 12 वर्ल्ड रीजन्स में लगभग 12 क्षेत्रों की बात की जा रही है, उनमें तकरीबन 16 फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो एक जैसे पाए गए हैं। ये बात किसने बताई है? ये बात रिसर्चर्स ने बताई है। तो अब पाया जाना, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होना, यानी कि लगभग तकरीबन 16 फेशियल एक्सप्रेशन, यानी लगभग 16 लोग एक जैसे एक सेम फेस वाले पाए जाते हैं। लगभग ये तकरीबन बात की जा रही है वर्ल्ड के 12 क्षेत्रों की। तो ये बात की गई है। तो स्ट्राइक मीन्स होता है, आप देखते हैं ऑप्शन स्ट्राइक मीन्स होता है धरना प्रदर्शन करना, जिसे बोलते हैं नहीं। स्ट्राइक मीन्स प्रहार करना भी होता है, स्ट्राइक मीन्स हमला करना भी होता है। तो हमला थोड़ा ना यहाँ पर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट। ट्रांसपायर मतलब क्या होता है? ट्रांसपायर मतलब टू हैपन होता है, और कोई चीज़ लाइट में आ जाना उसे भी बोलते हैं। तो लाइट में भी नहीं आना, अकर बेसिकली लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होना या फिर उत्पन्न होना उसे बोलते हैं अकर, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ द वायरस अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रेन, समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं बोला कि द वायरस अकर्स, जैसे मैं अगर बात करूँ वायरस की, वायरस अकर्स, ध्यान दीजिएगा, अकर्स वर्ब है, अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली, है ना, मोर फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन, बच्चों में अधिकांश जल्दी तेजी से अकर करता है। तो अकर इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बिफॉल, बिफॉल मीन्स होते ही बेसिकली आकर गिरना। जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं गाज गिर गई, है ना, गाज गिर गई, गाज गिरना जिसे बोलते हैं। कोई कैलेमिटी है उसका आकर गिरना, उसे बोलते हैं बिफॉल। बिफॉल जैसे और भी वर्ब्स हमने बता दिया है, फॉल, फेल और बिफॉल में डिफरेंस क्या है, ये सारी की सारी वर्ब्स हमने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ किसी न किसी वीडियो में। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि लगभग तकरीबन 16 फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं संसार के 12 क्षेत्रों में लगभग सेम टाइप के पाए जाते हैं। तो अक्कर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड हमें फाइंड करना है ईडियम टू गेट द बॉल रोलिंग। दो ईडियम्स होते हैं, एक तो होता है टू गेट द बॉल रोलिंग, एक होता है टू कीप द बॉल रोलिंग। अब देखिए कीप वर्ड आ गया ना, टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब होता है कि आप किसी एक्शन, जो कोई एक्शन पहले से ही चल रहा है उसे कंटिन्यू रखना, है ना। टू कंटिन्यू, कंटिन्यू को किसको रखेंगे? टू कीप द बॉल रोलिंग अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए टू कंटिन्यू बोलेंगे। यानी कि पहले से कोई एक्शन चल रहा था और आप उसे बोलते हैं कि आप उसे चालू रखिए, है ना, जारी रखिए। तो टू कीप द बॉल रोलिंग ऐसे बोलते हैं। और टू गेट द बॉल रोलिंग अगर मैं ये बोलूँ टू गेट द बॉल रोलिंग, इसका मतलब है कोई एक्शन है ना, वो एंड पे रहा है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप उसको उसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट के लिए बोलेंगे टू कीप, यहाँ पर सॉरी, टू गेट द बॉल रोलिंग के लिए क्या बोलेंगे? कोई एक्शन, कोई चीज़ स्टार्ट करना, बिगिन करना, उसे बोलेंगे। तो कभी कभी यहाँ पर गेट आता है और कभी कभी यहाँ पर स्टार्ट भी आ जाता है। तो डायरेक्ट स्टार्ट आ जाता है तब तो मीनिंग आसान हो जाती है, बट जब गेट आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? टू गेट द बॉल रोलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बिगिन समथिंग, है ना, टू बिगिन समथिंग, बिगिन समथिंग। टू बिगिन समथिंग बोल दो या टू बिगिन अ प्रोसेस बोल दो, जैसे भी आप समझ पाओ, है ना। टू बिगिन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना, उसी लिए भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे? टू गेट द बॉल रोलिंग, इस टाइप से। तो कोई प्रोसेस स्टार्ट करने हो तो उसके लिए भी हम बोलेंगे क्या? टू बिगिन, सॉरी, टू गेट द बॉल रोलिंग। सो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है, टू बिगिन अ प्रोसेस, सेम मीनिंग यही दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक और बॉल से रिलेटेड ईडियम आता है, आप जरूर सुने होंगे, वो होता है द बॉल इज इन वंस। यहाँ पर वंस पॉजेसिव केस वाला है, कोर्ट, है ना,
कोर्ट यानी कि अभी भी जो आपकी सिचुएशन है वो आपके हाथ में है। इसका मीनिंग ये है कि आपके हाथ में अभी सिचुएशन है, जैसा भी आप एक्शन आगे लोगे, जैसा भी आप डिसीजन लोगे, वो आपके सारा सब कुछ आपके डिसीजन और आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा। बोलते नहीं, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, है ना, आपके पाले में है। आपके पाले में अगर बॉल है तो आप जैसा भी एक्शन लोगे, जैसा भी आप रिएक्ट करोगे, वैसी तो सिचुएशन है और रिजल्ट आएगा। तो ये मीनिंग इसका है। कई बार ये भी इडियम पूछा गया है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से चारों में से हमें फाइंड करना है कि कोई ऐसा वर्ड जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। डेंटल की मीनिंग आपको पता है बिल्कुल सही से लिखी गई है। डाउट की भी मीनिंग बिल्कुल सही से लिखी गई है, कोई एरर नहीं है। ड्रॉट की मीनिंग बिल्कुल सही से लिखी गई है। ड्रॉट के बारे में एक और बता दूँ, ड्रॉट का मतलब यहाँ पर जो ड्रॉट है इसका मतलब होता है सूखा, है ना, सूखा। एक वर्ड और होता है ड्रॉट, आपने सुन रखा होगा, DRAUGHT, है ना। इसका मतलब होता है हवा का झोंका, ध्यान दीजिएगा, हवा का झोंका। और दूसरा एक इसका ड्रॉट का मीनिंग अमेरिका में होता है खेल। ड्रॉट एक खेल होता है, अमेरिका में वो खेला जाता है, यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है ना। अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, मुझे नहीं पता। ड्रॉट एक खेल का नाम है। और दूसरा ड्रॉट का मतलब होता है हवा का झोंका, इस टाइप से। तो ड्रॉट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। सो डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है। डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? डिक्शनरी की स्पेलिंग होगी DICTIONARY। अब सही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या मिस कर दिया था? यहाँ पर इन्होंने आई नहीं लगाया था ना, इन्होंने आई मिस कर दिया था। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें फाइंड करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पर। वन हु क्या लिखा है? यस, वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल। उसके लिए तो हम लोग परीक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरीक्षक या परीक्षक, जो भी बोलते हो आप, तो उसे बोलते हैं। तो इन्विजिलेटर तो बड़ा ही आसान है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वेरीफायर क्या होता है? जो सत्यापित, मतलब जिसे बोलते हैं सत्यापन करता, हाँ हिंदी इसकी ही है शायद, वेरीफाई करना। वन हु वेरीफाइज समथिंग, सम डॉक्यूमेंट्स, उसे बोलते हैं वेरीफायर। वो हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्यापन करता। मैनेजर बिल्कुल सही है, आपको पता है मैनेजर क्या होता है। और इंस्पेक्टर भी आपको पता है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? इन्विजिलेटर हो जाएगा। ये मुझे लगता है हर कोई जानता होगा, है ना, जो सुपरवाइज करता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसे क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है एंटोनिम किसका? सेंश्योर का। सेंश्योर मीन्स होता है बेसिकली डांटना, निंदा करना किसी को, और भी तगड़ी निंदा करना, क्रिटिसाइज टाइप का, है ना। सेंश्योर अपने आप में वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर इसके सिनोनिम की बात करूँ तो मैं कंडेम, आपने वर्ड सुन रखा होगा, कंडेम, है ना, कंडेम करना, किसी को निंदा करना, डांटना। क्रिटिसाइज वर्ड आपने ही सुना ही रखा होगा ना, क्रिटिसाइज हो गया। अगर जो भी वर्ड्स आपको आते हैं, जितने भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, अगर इनमें से कुछ आ रहे हैं तो नोट ना करिए, और जो नहीं आ रहे हैं उसे नोट कर लिया करें। कैस्टिगेट आपने वर्ड सुनी रखा होगा ना। मैं ढेर सारे वर्ड इसीलिए बताता हूँ कि कहीं अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा तो उसे नोट कर लीजिए। कैस्टिगेट हो गया। चेस्टाइज वर्ड आपने सुन रखा होगा ना, चेस्टाइज। चेस्टाइज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, डांटना, फटकारना। लैम्बास्ट वर्ड आपने सुन रखा होगा, LMBAST, लैम्बास्टेड, है ना, लैम्बास्ट हो गया। रेप्रीमांड आपने वर्ड सुनी रखा होगा, रेप्रीमांड। रेप्रीमांड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बिरेट आपने क्या वर्ड सुन रखा है? BERATE, विरेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिप्रूव आपने वर्ड सुन रखा होगा, रिप्रूव, इसका भी सिनोनिम हो जाएगा। एडमोनिश आपने वर्ड सुन रखा होगा, एडमोनिश। और भी कोई वर्ड होता है क्या? और बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे रिव्यू का भूल गया, रिव्यू कैसे बोल सकते हो? रिव्यू तो बहुत ही लोकल वर्ड है, हर कोई जानता होगा, रिव्यू भी हो जाएगा ना। तो इस टाइप से अगर मैं ईडियम की बात करूं तो सेंश्योर या डांटने फटकारने से मिलता जुलता एक ईडियम भी आता है, हॉल ओवर द कोल्स, है ना, HAUL, हॉल ओवर द, हॉल ओवर द कोल्स, COALS, है ना। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कोल्स होता है कुछ और होता है। COALS, हाँ यही होता है लगभग, ध्यान दीजिएगा। एक और ईडियम है, मैं आपको बता देता हूँ, रैप ओवर द नकल्स, है ना, KNUCKLES, ये भी इसका ईडियम है, कई बार पूछा गया है। या गिव समवन हेल्प, ये भी एक ईडियम है, याद रखिएगा। गिव समवन हेल्प, है ना,
ये भी इडियम है डांटना फटकारना के केस में। तो मैंने ढेर सारे आपको इडियम भी बता दिए, सिंसियर की मीनिंग आपको बता दी, डांटना फटकारना। अब किसी को डांटो फटकारोगे उसका एंटोनिम में फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, अप्लॉज हो जाएगा, तारीफ करना, प्रेज करना, यूलॉजी करना, है ना, यूलोजाइज जिसे बोलते हो, तो ये सब गुणगान करना इसे बोलते हो ना। लाउड करना, LAUD वाला लाउड, है ना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। अप्लॉज इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि अप्लॉज ही इसका एंटोनिम होगा किसका, सेंश्योर का। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, गलती। ब्लंडर मतलब बड़ी गलती। कंटेम्प्ट मीन्स होती है अवमानना जिसे बोलते नहीं, अवहेलना जिसे बोलते हो, अवमानना, अपराध, इस टाइप से। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट बोलते नहीं है, कोर्ट का तिरस्कार जिस टाइप से बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 मूव करते हैं। लिखा है दी हर्ड आर ग्रेजिंग, है ना। दी हर्ड आर ग्रेजिंग, हर्ड में पता है ना किसको बोलते हैं, किसके ग्रुप को बोलते हैं, बेसिकली एनिमल के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। अब बात यहाँ पर की गई हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ग्रुप से मिलकर बनाए जाते हैं। कई एक सारे ग्रुप होते हैं, एक टाइप के ग्रुप होते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ फ्लॉक, तो बर्ड्स के ग्रुप को बोल दोगे, है ना। बेबी बेसिकली ब्यूटीफुल गर्ल्स के ग्रुप को बोल सकते हो, इस टाइप से। तो हर्ड हो गया है। अब क्या बोलते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। तो अब यहाँ पर बात की गई हर्ड, हर्ड चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर सिंगुलर नाउन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ग्रुप की बात कर रहा है, एक ग्रुप है ना। तो दी हर्ड आर ग्रेजिंग कैसे हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो वर्ब भी हमारे यहाँ पर सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो जो लिखा है वो तो गलत है ही है, यानी जो इम्प्रूवमेंट है तो गलत होना ही बिल्कुल होगा। यहाँ पर जो लिखा है वो भी गलत है। द हर्ड इज़ ग्रेज्ड, यानी कि पैसिव में बना दिया, जबकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, पैसिव में कोई सेंस नहीं देगा, है ना। द हर्ड हैज़ ग्रेजिंग, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ग्रेजिंग नहीं आएगी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सो द हर्ड इज़ ग्रेजिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। द हर्ड इज़ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होती है चरना। जैसे गांव देहात में नहीं गाय भैंसों को छोड़ते हैं जंगल में या कहीं बाहर के लिए चराने के लिए, उसे बोलते हैं ग्रेज करना, ग्रेजिंग करना, चरना। इन द फील्ड्स फॉर अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट, है ना। फार्मर्स हट मतलब कि किसान की कुटिया के दूर, है ना, इस टाइप से। तो द हर्ड इज ग्रेजिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में फाइंड करना है, फिलर की बात की जा रही है। द कैबिनेट हैज़, द कैबिनेट देखो सिंगुलर है इसलिए हैज़ लग गया, हेल्पिंग वर्ब है, जाहिर सी बात है मेन वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी होगी। द कैबिनेट हैज़ डैश प्रपोजल, किसी एक प्रस्ताव के बारे में। अब देखो प्रस्ताव की बात की गई है तो कैबिनेट ने या तो प्रस्ताव को डिक्लाइन किया होगा या अप्रूव किया होगा, दो ही तो की कहाँ मतलब कर सकता है, या फिर ऐसा सेंस लगता है ना कि दो ही काम में किया होगा कैबिनेट ने, या तो अप्रूव किया होगा या फिर उससे कैंसिल कर दिया होगा, डिक्लाइन कर दिया होगा। तो क्या लिखा है, द कैबिनेट हैज़ अ प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड एंड मैनेज्ड। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंडोर्स। इंडोर्स मीन्स बेसिकली होता है अप्रूवल देना, है ना, हामी भरना जिसे बोलते हैं, अप्रूवल देना उसे बोलते हैं इंडोर्स। सो ऑप्शन नंबर 7 में कौन सी पार्ट हो जाएगा, डिक्लेयर जिसे बोलते हो, डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल। अगर मैं इंडोर्स की मीनिंग बताऊं तो इसकी इंग्लिश अगर मैं बात करूं तो कैसे बोलेंगे, डिक्लेयर वंस, है ना, अपस्ट्रॉफी पजेसिव केस वाला, पब्लिक यानी कि एकदम ओपनली बता देना, अपना ओपनली हामी भर देना, अप्रूवल दे देना, है ना, इस टाइप से। APPRO, मैं फिर से बोल देता हूँ, अप्रूवल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, APPROVAL, है ना। तो अप्रूवल देना किसी को क्या हो जाएगा, इंडोर्स करना। बेसिकली इंडोर्स का मतलब होता है साइन करना किसी चीज़ का। ऐसे जैसे कुछ अभी देखिए कोई एक्टर रहता है किसी चीज़ का साइन करता है उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए, है ना, उसको एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो एंडोर्स किया जाता है कि इंडोर्समेंट हो गई इनकी। इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरा पैदा करना, संकटग्रस्त जिसे बोलते हो, इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, संकटग्रस्त स्पीसीज जिसे बोलते हो। तो इंडेंजर्ड भी नहीं होगा यहाँ पर। इंडियर्ड मतलब किसी का प्रिय बनना, है ना, किसी का प्रिय बन जाना। ऐसे बोलूँ कि आई विल ट्राई टू इंडियर माई सेल्फ टू द फैमिली, है ना, इस टाइप से। तो इंडियर्ड मतलब होता है प्रिय बनना किसी का, इंडियर्ड हो जाएगा। इवेपोरेटेड जानते हो, वाष्पित जिसे बोलते हैं, वाष्पित हो जाना, इवेपोरेटेड हो जाना। सो इवेपोरेटेड थोड़ा ना हो जाएगा यहाँ पर, कैबिनेट ने क्या किया, इंडोर्स किया, अप्रूवल दिया, है ना। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड, द कैबिनेट हैज़ इंडोर्स्ड। सो इंडोर्स्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड करना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम फाइंड करना है? प्रिंसिपल का। दो वर्ड होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है PRINCIPLE और एक होता है PRINCIPAL। प्रिंसिपल AL वाला जो होता है ये प्रधानाध्यापक होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य जैसे बोलते हैं स्कूल कॉलेज में, वो होते हैं प्रिंसिपल, है ना। जिसे मुख्य बोलते हो, मुखिया बोलते हो। तो AL वाला जो होता है मुखिया, प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल होता है ना, इस टाइप से। और जो PRINCIPLE वाला होता है इसे सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PRINCIPLE, है ना। ये प्रिंसिपल जो होता है सिद्धांत बोलते हैं, जिसे डॉक्ट्राइन बोल सकते हो, एक्सियोम बोल सकते हो ना, एक्सियोम। सो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमें सिनोनिम फाइंड करना था प्रिंसिपल का। ऑप्शन नंबर सेकंड एक्सियोम इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी और सिनोनिम अगर सुनना चाह रहे हो तो सुन सकते हो। प्रिंसिपल मतलब कि जैसे आप प्रपोजिशन वर्ड आपने सुन रखा होगा, प्रोपोजिशन, है ना। प्रोपोजिशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। PROPOSITION प्रोपोजिशन हो जाएगा। पोस्टुलेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा दूर का है बट हो जाएगा। पोस्टुलेट करना ना, पोस्टुलेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अजम्पशन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रूइज्म भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। TRUISM, ट्रूइज्म भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डॉक्ट्राइन तो वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, मैं तो क्लास में अक्सर बताता रहता हूँ डॉक्ट्राइन, है ना। तो डॉक्ट्राइन भी इसका बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। किसका? प्रिंसिपल का। एक्सियोम भी बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ क्लास में। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी आप सब देखते हैं लीडर क्या होता है जानते हो, हेडमास्टर क्या होते हैं जानते हो। कंक्रीट मीन्स कोई चीज़ पथरीली होती है ना, कंक्रीट जड़त्व टाइप के, एकदम जड़ जाए, मतलब मजबूत वाली, जड़ा तो नहीं, पत्थर, कंक्रीट जिसे बोलते हो। तो कंक्रीट भी नहीं होगा यहाँ पर। एक्सियोम इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है सेंटेंस, ये है हमारा नरेशन का। कमल सेड आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच बदलती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए था ना, हैड होती है, और इसके साथ जो मेन वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। देखिए पहले नीचे से चलते हैं, लिखा है कमल सेड दैट ही हैज़ इन्होंने चेंज नहीं किया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। कमल सेड आई हैव डन, इन्होंने चेंज कुछ नहीं किया, गलत हो जाएगा। कमल सेड दैट आई हैव डन माई वर्क, ये भी गलत हो गया। तो सब ऐसे के ऐसे हैं, बिल्कुल कुछ किए ही नहीं, सब गलत हो गए, है ना। तो हमने एलिमिनेशन करके सारा कुछ सब कुछ खत्म कर दिया यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा, कमल सेड दैट ही हैड। बिल्कुल देखो यहाँ पर आई जो चेंज होगा कमल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो चेंज होगा इस पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कमल है। कमल मैस्कुलिन का सिंगुलर है इसलिए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ हैड डन हिज वर्क, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड करना है, ईडियम की बात की जा रही है। टू पे लिप सर्विस। अब लिप सर्विस समझते हो कैसे, इसे जरा अच्छे से समझिएगा। पे लिप सर्विस मतलब बेसिकली जैसे किसी नेता का चमचा। अब इसे लिटरल मत लीजिएगा, जैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे किसी नेता क्या, किसी पर्सन का अंधभक्त जिसे बोलते हो ना, फॉलोवर, ब्लाइंड फॉलोवर जैसे बोलते हो। अगर किसी ने कुछ कहा कि ये कर लेना, हाँ हाँ ज़रूर कर लेंगे, ये हो जाएगा, हाँ हाँ ज़रूर हो जाएगा, आपको ऐसा करना है, हाँ हाँ मैं ज़रूर कर लूँगा, आपको वहाँ जाना, हाँ हाँ मैं ज़रूर चला जाऊँगा। मतलब पे लिप सर्विस का मतलब है बहुत ही लॉयल्टी दिखाना, बहुत ही लॉयल्टी दिखाना, बट एक्चुअल में उसके अगेंस्ट में होना, है ना। लिप सर्विस कहने मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव है इडियम, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव इडियम है। पे लिप सर्विस ये थोड़ा सा नेगेटिव इडियम है, बात याद रखिएगा। पे लिप सर्विस कहीं से भी पॉजिटिव इडियम नहीं है, इसकी मीनिंग समझते रहिएगा। तो इसका मतलब होता है किसी को फॉल्स या इनसिंसियर डिक्लेरेशन देना, फॉल्स या इनसिंसियर डिक्लेरेशन देना, नहीं बोलते नहीं है कि किसी को झूठी या फिर इनसिंसियर डिक्लेरेशन दे देना, हाँ हाँ मैं ऐसा कर लूँगा, आप जो बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं हूँ ऐसा हूँ, ये सब इस टाइप से। तो पे लिप सर्विस मतलब किसी की हामी में हामी भर देना, किसी का अंधभक्त टाइप का एकदम हो जाना, उस टाइप से। तो एक्सप्रेस लॉयल्टी और रिपीट ना, इस टाइप से, रिस्पेक्ट बट नॉट फिजिबल वे, है ना। मतलब कोई एकदम ऐसा नहीं होना कि ये कर ही देंगे, ऐसा बोल तो दिए हाँ हाँ कर लेंगे बट होंगे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टू बी इनसिंसियर, बिल्कुल सिंसियर ना होकर इनसिंसियर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसा जो इनसिंसियरिटी शो करे, है ना। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा लिप सर्विस पे करता है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा चाटुकोरी करता है, जैसे आप बोलते हो, बहुत ज़्यादा आपकी चाटुकोरी करता है कि हाँ ऐसा आप ठीक ऐसे हो, आप वैसे हो, है ना, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा? टू बी इनसिंसियर इसकी मीनिंग हो जाएगी, याद रखिएगा।
बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। टू टॉक आउट ऑफ टर्न, बिल्कुल मुद्दे से बात करता है। टू मेक लाउड स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े बोलता है, ऐसा नहीं है। टू आस्क फॉर परमिशन मांगने की गुजारिश करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो टू बी इनसिंसियर इसकी मीनिंग हो जाएगी। और बेसिकली इसकी हिंदी जो एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग थी टू गिव अ फॉल्स और इनसिंसियर डिक्लेरेशन, हाँ ऐसा होना चाहिए था। टू गिव इसकी एग्जैक्ट जो इंग्लिश कभी आएगी, और इससे बाहर कई बार पूछी गई है तो यही पूछी गई थी। टू गिव अ फॉल्स है ना, फॉल्स और अनरियलिस्टिक हो जाएगा, सॉरी इनसिंसियर डिक्लेरेशन जैसे बोलते हो ना, इनसिंसियर डिक्लेरेशन। तो इनसिंसियर वर्ड यहाँ पर दे रखा है, इसीलिए इसका आंसर बना दिया गया है ना, इनसिंसियर डिक्लेरेशन, इस टाइप से। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है या नहीं, इस चीज़ को पता करना है। लिखा है एट द लास्ट मीटिंग अंतिम मीटिंग में, एट द लास्ट मीटिंग यानी ध्यान दीजिएगा, एट द लास्ट मीटिंग की बात की जा रही है। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस, जो हुई थी, कब हुई थी, इन नवंबर, जो नवंबर में हुई थी। हाफ द मेंबर्स यानी आधे मेंबर्स, कुछ मेंबर्स रहे होंगे, उनमें से आधे मेंबर्स की बात की जा रही है। मेंबर्स में जरूर अब कुछ लोग होंगे, उन लोगों में से कुछ आधों की बात की जा रही है। हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट, ड्यू टू प्रोटेस्ट, है ना, ड्यू टू प्रोटेस्ट या बाय द प्रोटेस्ट, इस टाइप से। ऑन प्रोटेस्ट पर नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हम ड्यू टू प्रोटेस्ट लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट नहीं होकर यहाँ पर प्रपोजिशन की एरर है, ऑन प्रोटेस्ट नहीं, यहाँ पर कुछ भी लगा दो, फॉर प्रोटेस्ट लगा दो, हाँ प्रोटेस्ट के कारण उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या ड्यू टू प्रोटेस्ट, ड्यू टू मीन्स रिप्रेजेंट करता है ना रीज़न को, ड्यू टू जो है वो रीज़न को रिप्रेजेंट करता है, तो इस प्रोटेस्ट की रीज़न की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया, प्रोटेस्ट पर नहीं कर दिया, ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। प्रपोजिशन यहाँ पर ऑन किसी भी हाल में गलत है। आप यहाँ पर ड्यू टू भी लगा सकते हो, फॉर प्रोटेस्ट भी लगा सकते हो, है ना, इस टाइप से। तो प्रोटेस्ट के कारण और प्रोटेस्ट की वजह से, तो कोई चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमको लगता है इसी पार्ट में एरर है, बिल्कुल। देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट ना होकर हो जाएगा देयर रेजिग्नेशंस अगेंस्ट नहीं, ड्यू टू प्रोटेस्ट हो जाएगा, फॉर प्रोटेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन प्रोटेस्ट भी लगा सकते हैं, विरोध में, है ना, विरोध में भी लगा सकते हैं इन प्रोटेस्ट, तो बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन ऑन तो किसी हाल में नहीं होगा, कई सारे प्रपोजिशन लग सकते हैं। अब वो जो हमारा स्पीकर है बोलना क्या चाह रहा था, यानी कि जो एग्जामिनर है बोलना क्या चाह रहा था, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी प्रपोजिशन ऑन तो किसी हाल में यहाँ पर सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फाइंड करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ पर्सन प्री ऑक्युपाइड मतलब पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बातें भर रखा है। प्री ऑक्युपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक, ओ माय गॉड, अप्रोच टू लाइफ, बहुत ही अच्छा इडियम है, पक्का 110% ये रिपीट होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार ये आएगा इन फ्यूचर, फिर किसी न किसी एग्जाम में आएगा, और सीजीएल में ही आ सकता है ये इडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, अच्छा इडियम है, ओ सॉरी अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या हो जाएगा, अ पर्सन प्री ऑक्युपाइड विथ अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी रहो, ठीक है, बहुत अच्छा है, आशावादी होना भी जरूरी है, नहीं रहोगे तो नीरस हो जाएगी ज़िंदगी, तो आशावादी होना बहुत अच्छी है। बट लिखा है अनरियलिस्टिकली, एक इतना ज़्यादा आशावादी हो जाना कि बहुत चीज़ें जो नहीं मतलब लगती हैं कि ये भी होंगी, वो भी आप सोच के बैठे हो कि ये मेरे साथ होगा, तो इतना भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत नहीं अच्छा है ना, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, और उन सिचुएशन के लिए, उन बातों के लिए जो अनरियलिस्टिकली हों, जो अनरियलिस्टिक हों, जो अनअटेनेबल हों, है ना, आप उन चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो, जो चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे मैं तैयारी करता हूँ अगर सीजीएल की, तो मैं रियलिस्टिक हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो सच में है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। बट आप पढ़ाई कर रहे हो किसी जीरो लेवल की, मतलब पढ़ाई कर भी नहीं रहे हो और बनने की आप आईएएस सोच रहे हो कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, तो वो क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी अप्रोच है, अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई तो उस लेवल की कर नहीं रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक आशावादी तो हो, बट उसी हिसाब से अपना एक्शन तो करो। तो क्या बोलेंगे इसे, बहुत ही अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये रिपीट होगा पक्का, 110% रिपीट होगा, तो अब याद रखेंगे इस चीज़ को। तो कैसे बोलेंगे उसे हम, इसे प्रैक्टिकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान बड़ा ही मतलब एकदम सही अप्रोच रणनीति जो तैयार करता है उसे प्रैक्टिकल इंसान बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनरियलिस्टिक यहाँ पर वर्ड दे रखा है, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर
जैसे कि प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल और रेशनल, इन तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ये तीनों जो है बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग देते हैं ना, बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग देते हैं तीनों। तो क्विक्साटिक हो जाएगा यहाँ पर। क्विक्साटिक इंसान वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा ड्रीमी होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखता है। ऑप्टिमिस्टिक तो है बट अनरियलिस्टिक वे में है, अनरियलिस्टिक वे में है, मतलब जो ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात के लिए ऑप्टिमिस्टिक है जो अनअटेनेबल हो, जो वो अटेन नहीं कर सकता है, जो वो उस गेन नहीं कर सकता है, उस चीज़ को लेकर भी वो आशावादी बना पड़ा है, तो उसे क्विक्साटिक वर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा आशा रखना अपने अंदर, बहुत ज़्यादा आशा रखना बट उसी के लायक काम नहीं करना, तो उसे बोलते हैं क्विक्साटिक। क्विक्साटिक कई बार पूछा गया है और ये वोकैब में कई बार पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो ये मुझे पहली बार मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है एरर, क्या कोई एरर है या नहीं है। लिखा है माई ब्रदर, है ना, माई ब्रदर। अब देखिए आज ही क्लास में मैंने एक सेंटेंस कराया है, माई ब्रदर हमारा, और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने से पहले बैठे एंटीसीडेंट को देखेगा। एंटीसीडेंट इसका माई ब्रदर जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी। लिव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। बिल्कुल बात सही हो जाएगा, क्योंकि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इनके अपने कोई जेंडर नहीं होता है। ये अपने बाद जो सेंटेंस को कैरी करते हैं, जो बात बताते हैं, वो उससे पहले अपने बैठे एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये एंटीसीडेंट इनका अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सारी चीज़ें रहेंगी, अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल हो बन जाएंगे ये सब। तो रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई जेंडर नहीं होता है, याद रखिएगा। ये अपने से पहले बैठे एंटीसीडेंट को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जो बैठा है वो रिलेटिव प्रोनाउन, और ये अपने एंटीसीडेंट ब्रदर को देख रहा है। ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पर लिव ना होकर क्या हो जाना चाहिए था, लिव्स हो जाना चाहिए था ना। यहाँ पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर किस नंबर में एरर है, इसमें एरर है, यहाँ पर लिव ना होकर लिव्स हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सही है ना। फ्यूचर के किसी एक्शन को जो प्रेजेंट में प्री प्लान्ड है उसे हम कंटिन्यूस टेंस में बना सकते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस टेंस में बनाए हैं, टुमारो के साथ कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा और बनता ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माई ब्रदर हु लिव्स इन पुणे इज़ अराइविंग टुमारो, है ना, वो कल आ रहा है, क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें फाइंड करना है एक ऐसा वर्ड जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। एडमेंट में जानते हो क्या होता है, जिसे बोलते हैं अटल, अड़ियल टाइप का, है ना, जिद्दी, रिजिड टाइप का, उसे बोलते हैं एडमेंट। एडमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। एडिक्वेट मीन्स होता है एनफ, है ना, एनफ फॉर व्हाट यू नीड, एनफ, एनफ फॉर व्हाट, है ना, एनफ फॉर व्हाट, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एनफ फॉर व्हाट यू नीड, है ना, जिसकी आपकी ज़रूरत है वो आपके पास पर्याप्त है, उसे बोलते हैं ना व्हाट यू नीड, तो उससे बोलते हैं एडिक्वेट, पर्याप्त जिसे बोलते हो हिंदी में। एडिक्वेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एडजेक्टिव है, याद रखिएगा ना, एडमेंट भी एडजेक्टिव है। एडवाइजेबल की स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिख रखी है यहाँ पर। अल्टरनेट का मतलब होता है वैकल्पिक जिसे बोलते हो, तो अल्टरनेट की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही से स्पेल्ड की गई है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर वो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी सही स्पेलिंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पर जो ई लिखा है इसे गायब कर दो, है ना, क्या बोल देंगे, ADVIS और ABLE होता है, याद रखिएगा, है ना, एडवाइजेबल जिसे बोलते हो, उपयुक्त जिसे बोलते हो, सो इसकी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम फाइंड करना है, किसका एंटोनिम फाइंड करना है, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ बेसिकली वर्ब और नाउन दोनों होता है, याद रखिएगा, ये नाउन भी बनता है और ये वर्ब भी बनता है। ट्रायम्फ मीन्स होती है विजय, जिसे बोलते हो जीत, विजय, है ना, विजय प्राप्ति उसे बोलते हैं। तो ट्रायम्फ वो भी बिग विक्ट्री को बोलते हैं, बड़ी विजय को, तो जीत, है ना, जीत के लिए बोलते हैं। विन को बोलते हैं, जैसे विन बहुत ही लोकल वर्ड है ना, विन, इस टाइप से ट्रायम्फ हो जाना, ट्रायम्फ कर जाना, इस टाइप से विजय जीत इसे बोलते हो ना। अ ग्रेट विक्ट्री, अ ग्रेट विक्ट्री, या फिर सक्सेस, है ना, अ ग्रेट सक्सेस, अ ग्रेट सक्सेस भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम मीनिंग हो जाएगी, सॉरी, ट्रायम्फ की मीनिंग मैंने बता दिया। तो इसके सिनोनिम अगर मैं बात करूँ तो विक्ट्री हो जाएगा, इसका सिनोनिम विक्ट्री हो जाएगा। विन हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। कनकुअर वर्ड आपने सुन ही रखा होगा, कनकुअर से बना है कनक्वेस्ट, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना,
चाहे कन्क्वेस्ट बोलो या कन्क्वर बोलो, ये भी सब सिनोनिम हो जाएंगे। सक्सेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, अचीवमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, विन इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो सिनोनिम हमें यहाँ पर फाइंड करना था एंटोनिम जो उसके अगेंस्ट में हो। तो ट्रायम्फ मीन्स जीतना होता है, सेलिब्रेशन एंजॉय करना, प्राइड भी एंजॉय टाइप का ही होता है ना। अभिमान जैसे बोलते हो, नाउन भी है वर्ब भी है ना, और जॉय भी एंजॉय करना। इन तीनों एक दूसरे के सिनोनिम टाइप के लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लिखा है फेल्योर, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, यही इसका एंटोनिम हो जाएगा किसका, ट्रायम्फ का। ट्रायम्फ मीन्स होती है विजय और फेल्योर मीन्स होती है असफलता, है ना। सफलता और असफलता एक दूसरे के विरोध में होते हैं, अगेंस्ट में होते हैं, एंटोनिम होते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा जंबल है। जंबल करने के तरीके मैंने कई बार बता चुके हैं और क्लास में भी अपनी सीरीज चला चुका हूँ। ये सीरीज हम स्टार्ट जारी रखेंगे और नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देंगे, सीजन मेंस लेवल तक। अभी तो ये स्टार्ट किए हैं अपनी क्लास में। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने कुछ तरीके बताता रहता हूँ। अगर आप लगातार स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो ज़रूर इसमें आपको स्पीड बढ़ गई होगी। लिखा है ही वॉज, यहाँ पर सब लिखा है प्रोनाउन। अब ही वॉज दे रखा है हमें, हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, बट हमने बट लगा दिया है। बट हम स्टार्ट तब करेंगे जब हम इसका प्रोनाउन, जब इसका नाउन ना दे रखा होगा सेंटेंस में। तो अब हमें देखना है कि ये ही किसके लिए यूज किया गया है, क्या कोई नाउन आया है, तो अब उसे छोड़ना पड़ेगा। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, वो उसकी आदत थी कि वो फूड को चुरा लेता था दूसरों से, है ना। स्टीलिंग करने की आदत थी, हैबिट ऑफ स्टीलिंग, ध्यान दीजिएगा, है ना। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, द विलेजर्स डिसाइडेड, एक रात क्या हुआ, विलेजर्स ने डिसाइड किया, टू टीच हिम, फिर हिम आ गया, अ लेसन, तो यानी ये भी थोड़ा डाउट हो रहा है, नहीं स्टार्ट होगा। अब लिखा है द कल्प्रिट एंडेड अप ईटिंग द रोटन फूड एंड फेल्ट सिक, मतलब अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, उसने खाना ही बंद कर दिया, तो यानी ये भी हमारा नहीं होगा। ए से भी नहीं करेंगे, बी से भी नहीं करेंगे, सी से भी नहीं करेंगे, डी से देखते हैं। लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन, अब देखो यहाँ पर अ मैन आ गया। वैसे तो ये मैं जानबूझकर यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा, क्योंकि मैं देख तो पहले ही गया था कि यहाँ पर अ मैन लिखा है, डी से ही स्टार्ट करेंगे। बट एग्जाम में जैसे आप हम लोग करते हैं ना, वैसे ही हम भी यहाँ पर पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो अब हम बता रहे हैं कि जैसे कोई वर्ड आ जाए, जैसे कोई कॉमन नाउन आ जाए, कोई भी कॉमन नाउन आ जाए, अगर उसके पहले आर्टिकल ए और एन में से कोई आया है, इसके बाद उसी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द आई है, तो हमेशा सबसे पहले ए और एन वाला पहले आएगा सेंटेंस, उसके बाद दा वाला आएगा, यानी डेफिनेट वाला आएगा। वही बात है, पहली बार किसी को मिलोगे तो इनडेफिनेट होगा, दूसरी बार किसी से मिल जाओगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी से स्टार्ट होगा। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। इतना लकी हो कि आप डी से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है। आखिर मैच करना है, मैच कर लीजिएगा, बड़ा ही आसान है। DABC इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मैं ट्रिक बता चुका हूँ, तरीके में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड करना है सिनोनिम। सिनोनिम फाइंड करना है किसका, कमेंस का। कमेंस मीन्स होता है बेसिकली किसी चीज़ का स्टार्ट करना, है ना, बिगिन करना जिसे बोलते हो, कमेंस करना। अभी जैसे आपने ईडियम एक देखा था, कौन सा ईडियम याद आया है कुछ, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, गेट द बॉल, आपने ये ईडियम अभी पढ़ा था ना इससे पहले, गेट द बॉल रोलिंग, है ना, गेट द बॉल रोलिंग, ये सेम मीनिंग इसी का हो जाएगा, है ना। कमेंस करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। गेट द शो ऑन द रोड, ये भी एक इडियम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। गेट द शो, है ना, SHOW वही वाला शो ऑन द रोड, है ना, रोड पर लाना, मतलब कि स्टार्ट करना किसी चीज़ को। गेट द शो ऑन द रोड, है ना। ऐसे आजकल बाराती में डांस होती है, डांस फॉर्म वहाँ पर रोडों पर एकदम, तो उसे बोलते हैं ना, गेट द शो ऑन द रोड। किसी चीज़ को स्टार्ट करना, कमेंस करना, बिगिन करना, इस टाइप से। तो बिगिन हो जाए इसका सिनोनिम, बिगिन हो जाएगा इसका सिनोनिम, है ना, बिगिन, बिगिन इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टार्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, स्टार्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनॉग्रेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है ना, INAUGU, है ना, RAT, इनॉग्रेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। किक ऑफ वर्ड सुन रखा है क्या आपने, किक ऑफ, KICK, किक OFF, किक ऑफ। बेसिकली ऑफ से याद रखना, कोई चीज़ बंद कर देते हैं, बट किक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सो कमेंस की मीनिंग क्या होगी आपको पता चली गई है। हमें यहाँ पर फाइंड करना था सिनोनिम। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टॉप, स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप मीन्स रोकना, स्टैंड मीन्स भी होता है रोकना, बेसिकली स्टैंड कर देना। शूट मीन्स क्या होता है, शूटिंग, जानते हो ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड करना है इसमें फाइंड करना है हमें
सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्या कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, बात करेगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था सब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए थी, है ना, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आनी चाहिए। सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर हैव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, हैज़ हो जाना चाहिए था। तो देखो हैव बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 ईयर्स, फॉर लगा है, ध्यान दीजिएगा, फॉर यहाँ पर क्यों 2 ईयर्स लगा है, क्योंकि ये 2 ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए फॉर सही है। अगर यहीं पर सिंस लिखा होता तो ये गलत हो जाता, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, समझ रहे हो ना, तो इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ पर सुनील जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव ना होकर क्या हो जाना चाहिए था, हैज़ हो जाना चाहिए था। अब सुनील हैज़ बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट फॉर 2 ईयर्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 ईयर्स दे रखा है यानी टाइम दे रखा है, और जब भी सेंटेंस में टाइम दे रखा होता है सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में रहता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, है ना, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट में जरूर रहेगा, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि टाइम परफेक्ट में ही तो आता है ना, ज़्यादातर केसेस में परफेक्ट टेंस ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, सुनील हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ पर सुनील हैज़ बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। हैज़ बीन वर्कड यहाँ पर पैसिव वॉइस गलत बना दिया गया है ना, नो सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ये गलत जो लिखा है वो गलत है। सुनील इज़ वर्किंग बिल्कुल सही हो सकता था, बट यहाँ पर टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है, मैंने बताया ना टाइम के साथ कौन सा परफेक्ट टेंस में ला जाएंगे ना, परफेक्ट टेंस में जाएंगे, तो ये भी गलत वही सही हो सकता था, बट टाइम दे रखा होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनील हैज़ बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 ईयर्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हमें पैसिव वॉइस फाइंड करना है, पैसिव वॉइस हमें फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस हमें फाइंड करनी है। शिवा रोट अ लेटर, शिवा सब्जेक्ट हो गया, रोट मेन वर्ब हो गया, रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है किसकी, राइट की, राइट रोट रिटन होती है। अब से हमें पता चल गया कि सेंटेंस का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर होती है ना, वाज या वर होती है। अब ये हमें पता है वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर लगाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, शिवा रोट अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, शिवा रोट व्हाट अ लेटर उठा लो, बाकी सारे तो इन्फिनिटिव फॉर्म में जुड़ा है तो ऐसे ही जुड़ जाएगा, है ना, इन्फिनिटिव फॉर्म में जुड़ा है बाकी सारा ऐसे जुड़ जाएगा, प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है, सॉरी। तो अभी क्या हो जाएगा, शिवा रोट अ लेटर, अब ध्यान दीजिए अ लेटर, बिल्कुल अ लेटर वॉज रिटन, क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज हो जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी बाय शिवा हो जाएगा, बाकी सारा ऐसे जोड़ दो, काम खत्म, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। जितना ज़्यादा क्लियरिटी रखोगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे, बात याद रखना, रटना रटाना ये फिजूल की बातें हैं, हम नहीं सिखाते हैं और हम पे उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। वॉज रिटन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाय द हेड ऑफ द HR डिपार्टमेंट यहाँ पर गलत हो गया, है ना, लिखा तो शिवा के द्वारा गया था, यहाँ पे लिखा लेटर वॉज रोट, वॉज के बाद रोट नहीं आएगा कभी भी, है ना, इस चीज़ को समझिएगा। हैड बीन रिटन इनने पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव बना दिया, जो कि टेंस जो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस रहेगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होते हैं एक्टिव पैसिव में, सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं, याद रखिएगा, है ना, टेंस चेंज नहीं होती है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो है वो जम्बल्ड है, बड़ा जम्बल्ड है थोड़ा सा, मेंस लेवल का, ऐसे ही मेंस में जम्बल आते हैं, मैं ऊपर का हिट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आप समझ में आएगा थोड़ा सा, देखिए सेंटेंस को लिखा है इंडीड, वास्तव में, इंडीड आ जाए जैसे कुछ टाइप का आ जाए, पॉलीमर्स सच एज रीजनरेटेड सेलुलोज which have become familiar household materials under the trade names rayon and nylon, ठीक है, और also made कुछ वर्ड से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे मैं बोल दूँ also, इसका मतलब है जैसे मैं कहूँ कि मैं भी ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आप भी वो करते हो, तो भी लगाते हो ना, तो आप भी जो आल्सो वर्ड आ जाए इसका मतलब है आपने इससे पहले कहीं ना कहीं कोई और सेंटेंस जरूर बनाया है, बताया है, जिक्र जरूर किया है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं कुछ क्लू पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ क्लू होते हैं, तो आपको ये बहुत ही मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, ऑप्शन ए से बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे। बी लिखा है द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज पॉलीमर्स, आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रेट साइज एंड मॉलिकुलर वेट। अब ये बात समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा, बट इसके अलावा और भी देख लीजिए। एज फाइबर दीज मटेरियल्स आर, कौन कौन से मटेरियल्स की बात की जा रही है, यानी कि जो बात की जाएगी यहाँ पर वो कौन से मटेरियल की बात की जा रही है, ये जो मटेरियल्स बना रखे हैं इन्होंने, है ना,
क्लास ऑफ कंपाउंड्स करेक्टराइज बाय एज नॉन पॉलीमर्स टाइप का। तो ये पॉलीमर्स जो मटेरियल बता रहे हैं इनकी मटेरियल की बात की जा रही है, यानी बी के बाद सी आना चाहिए था, बी सी हो जाएगा। बी सी एक पेयर रहेगा, किस में है, बी सी किस में पेयर है। देखिए हम ऑप्शन पेयर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये भी गलत तो था ही और ये भी गलत हो गया, ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। Many of the polymers that constitute man-made fibers are the same as or similar to compounds that make of plastics, rubbers, है ना, adhesive और क्या लिखा है ये, हाँ, adhesives and surface content coatings। तो ये जो हो जाएगा हमारा जो BCDA इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, BCDA इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट बेहद आसान होता तरीका करने के बाद ने बता दिया है। लिखा है इंग्लिश वोकैबुलरी, है ना, इंग्लिश वोकैबुलरी हैज़। अब देखो हैज़ के बाद रिमार्केबल रेंज, मतलब इसकी यहाँ पर हैज़ जो है पजेसिव शो वाला कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती तो इसका साथ मेन वर्ब होनी चाहिए थी, मेन वर्ब है नहीं। अब यहाँ पर लिखा है रेंज, रिमार्केबल रेंज। रेंज काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वोकैबुलरी हैज़ द रिमार्केबल रेंज नहीं, एन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर रिमार्केबल का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये नहीं लगेगा। वन रिमार्केबल नहीं लगेगा, आर रिमार्केबल, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश वोकैबुलरी हैज़, क्योंकि आ और एन जो है वन की वीकर फॉर्म होती है, बात आपको पता है ना आर्टिकल में, तो ए लग जाएगा यहाँ पर। इंग्लिश वोकैबुलरी हैज़ एन यहाँ पर आ हो जाए आ रिमार्केबल रेंज, फ्लैक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी भी होता है अपने आप को ढालना, है ना, इस टाइप से। थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रिपोजिशन, है ना। हाँ बिल्कुल सही है ना, थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद फॉरेन। अब ध्यान दीजिएगा, थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ, यहाँ क्या है, यहाँ पर लिखा है थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ, क्या पर लिखेंगे, थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ, बिल्कुल ऑफ होना जाएगा, कॉन्टैक्ट विद फॉरेन डैश एंड इट्स रेडीनेस, और इसकी तत्परता बोलते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, रेडीनेस मतलब कि किसी चीज़ का ईगरनेस टाइप का, है ना, उस टाइप से रेडीनेस हो जाना। टू डैश न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, इंग्लिश सीम्स टू हैव फॉर मोर वर्ड्स इन इट्स कोर डिक्शनरी और कोर वोकैबुलरी देन अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर भी लैंग्वेजेस की बात की जा रही है। एक चीज़ मैंने बताया ना, मैंने ऑप्शन फिल नहीं किया, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। आपको जब भी दिमाग में नहीं लगे कि ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन पढ़ेंगे, कौन सा ऑप्शन रखें, तो आप फॉरवर्ड रीडिंग कर जाओ। फॉरवर्ड रीडिंग कहने का मतलब है कि आप आगे बढ़ जाओ, उस ऑप्शन को छोड़ दो और आगे आगे बढ़ जाओ, है ना। आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में डेवलप करते जाएंगे और क्लिक कर जाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लैंग्वेजेस, मुझे यहाँ पर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने आगे पढ़ा, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात की गई है, बात यहाँ पर लैंग्वेजेस यूज किया गया सेकंड ऑप्शन में, है ना। तो पीरियड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद फॉरेन लैंग्वेजेस, बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेजेस की बात की जाएगी, विदेशी लैंग्वेजेस से कॉन्टैक्ट भी होता रहता है उसकी चीज़ को लेकर। एंड इट्स रेडीनेस टू डैश, अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंड इट्स रेडीनेस टू न्यू वर्ड्स आउट ऑफ द ओल्ड एलिमेंट्स। अच्छा, पुराने वर्ड से नए वर्ड्स बनाने की बात की जा रही है, तो थिंक विचार करना होता है, सोचना विचारना होता है। शेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेड मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। डिस्कार्ड मीन्स भी होता है त्याग देना, छोड़ देना, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मीनिंग नहीं होगा। कॉइन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ध्यान दीजिएगा। एक तो कॉइन होती है आपकी, दूसरा कॉइन का मतलब होता है ढालना, जैसे बोलते हो ना, ढालना बनाना। तो नए वर्ड्स ढालना बनाना पुराने वर्ड्स से, तो यहाँ पर बिल्कुल कॉइन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितना अच्छा है, आसान तरीके से आसानी से हो जा रहा है। इंग्लिश सीम्स टू हैव फॉर मोर वर्ड्स इन इट्स कोर देन अदर लैंग्वेजेस, ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लिश के खुद के इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं बाकी लैंग्वेजेस से, बाकी भाषाओं से, बाकी विषयों से बात की जा रही है। तो वोकैबुलरी की बात करेगा, बिल्कुल बात करेगा, क्योंकि कैटलॉग का मतलब होता है बुक, जिसे लिस्ट बोलते हो, लिस्ट ऑफ बुक्स, उसे कैटलॉग बोलते हैं ना। सिलेक्शन समझते हो, इन्वेंटरी बेसिकली जो होते हैं ना, जो पैसों का लेन देन ज़्यादा करते हैं उसे इन्वेंट्री बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कॉमर्स का सब्जेक्ट है, अगर कॉमर्स में अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो इन्वेंट्री उसमें आता है मुद्दा, मैटर। तो इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं होगा, वोकैबुलरी होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। इंग्लिश सीम्स टू हैव फॉर मोर वर्ड्स इन इट्स कोर वोकैबुलरी देन अदर लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्या बढ़ते हैं, हम लोग पेपर पूरा सॉल्व कर डाले हैं, एक और पेपर हम लोग सॉल्व कर डाले हैं, हम लोग लगभग कगार पर हैं, यानी कि पेपर एंड कर रहे हैं 2020 वाले सीजीएल 2020 के। इसके बाद हम लोग CHSL सॉल्व करेंगे, या फिर अभी जो सीजीएल मेंस हुआ है इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनमें से कोई पेपर उठा लेंगे। आपको क्या करना है, आप अच्छे से इनका डिवीज़न करते रहिए, जो भी की पॉइंट्स लगता है आपको ये नोट डाउन करना है उन्हें नोट करिए। सारा सब कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप पेजेस भरेंगे, कॉपी फिल करेंगे, बट वो दिमाग में नहीं जाएगा। जो आपको लगता है कि ये की पॉइंट्स है मेरे लिए नोट करने लायक है तो नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे टाइम रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे से तैयारी बनाते रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे लोगों तक शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।